हेलो दोस्तों 1912 यानी 1912 में चाइना में किंग डायनेस्टी का अंत हुआ, जिसकी वजह से तिब्बत एक आज़ाद देश बन गया। 1927 में चाइना में सिविल वॉर शुरू हुई, जो 1949 में चाइनीज़ कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के साथ ख़त्म हुई। अब चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री बन गया और उसने 1950 में तिब्बत को इन्वेड करके उसे अपना पार्ट बना लिया। तिब्बत के स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा को जान बचाकर भागना पड़ा और उन्हें भारत ने शरण दी। वो आज भी भारत के धर्मशाला में बैठकर तिब्बत में सरकार चलाते हैं और चाइना 65 साल से उनके पीछे लगा है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। दोस्तों, तिब्बत भारत के नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड लगभग 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एक बहुत बड़ा एरिया है। यह एरिया ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा इलाका है। इसके पास कई रिसोर्सेज भी हैं और दुनिया की कई बड़ी नदियां यहां से निकलती हैं। तिब्बत एक पीसफुल एरिया है और यहां बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं। तिब्बत की राजधानी लासा है, जहां सबसे बड़ी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री लोकेटेड है। इस मोनेस्ट्री में बौद्ध गुरु दलाई लामा रहा करते थे। उनका वर्चस्व पूरे तिब्बत पर स्थापित था। वे प्रेम और त्याग की प्रतिमूर्ति थे। उनका किसी से भी कोई झगड़ा नहीं था। अगर तिब्बत एक आजाद देश होता तो भारत और तिब्बत में आध्यात्म की गंगा बहती, लेकिन नीयत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 1949 में चाइना में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ और माओ की आर्मी ने आज के मेनलैंड चाइना पे कंट्रोल स्थापित कर लिया। माओ जेडोंग तिब्बत को आज़ाद देश नहीं मानते थे। उनका शुरू से ही मानना था कि तिब्बत चाइना का ही पार्ट है और उसे चाइना में ही मिल जाना है। चाइना ने 1950 में ही तिब्बत पर अटैक कर दिया। उस समय दलाई लामा की उम्र केवल 15 साल थी। तिब्बत के लीडर दलाई लामा यूनाइटेड नेशंस में गए और यूनाइटेड नेशंस ने चाइना की हरकत पे उसे कंडेम्न भी किया, लेकिन माओ जेडोंग को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। हालांकि दिखावे के लिए उसने 17 पॉइंट बनाए और यह दिखाने की कोशिश की कि चाइना में मिल जाने पर तिब्बत की ऑटोनॉमी दी जाएगी और तिब्बत को अपनी भाषा और कल्चर को प्रिजर्व रखने का अधिकार भी दिया जाएगा। लेकिन यह सब उसका केवल एक दिखावा था। दलाई लामा ने चाइना का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन चाइना अपने वादे से पलटने लगा। माओ वन कंट्री और वन कल्चर में विश्वास रखता था और धीरे धीरे उसने तिब्बत के लोगों के कल्चर, भाषा और रहने के तरीके पे रोक लगानी शुरू कर दी। तिब्बत के लोग माओ के खिलाफ विद्रोह करने के लिए मजबूर हुए, लेकिन चाइना की मिलिट्री के सामने उनकी एक ना चली। जब लोग चाइना के खिलाफ ज़्यादा विद्रोह करने लगे तो चाइना की आर्मी ने ल्हासा के बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को चारों तरफ से घेर लिया। दलाई लामा समझ गए कि चाइना की सरकार अब उनकी जान की दुश्मन बन चुकी है और वो किसी भी कीमत पर दलाई लामा को खत्म करके रहेगी। मौके की नज़ाकत को समझते हुए दलाई लामा भेष बदलकर अपने परिवार के साथ छुपकर मोनेस्ट्री से भाग निकले। जब चाइना की सरकार को पता चला तो उन्होंने दलाई लामा को ढूंढने की बहुत कोशिश की। तिब्बत के मुश्किल पहाड़ों से होकर अनंत परेशानियां और बेइंतहा ठंड को झेलते हुए दलाई लामा कई दिन की यात्रा के बाद भारत पहुंचे। वहां उन्हें भारत के प्रधानमंत्री नेहरू ने रिसीव किया। भारत की सरकार ने उन्हें भारत में रहकर तिब्बत चलाने की अनुमति दी और हिमाचल में धर्मशाला में उनके रहने और उनके साथ आए लोगों के रहने की व्यवस्था भी कर दी। हालांकि भारत ने चाइना के खिलाफ भी किसी एक्टिविटी को प्रमोट नहीं किया और दलाई लामा तथा उनके समर्थकों को भारत की ज़मीन पर चाइना के खिलाफ कोई डायरेक्ट एक्शन लेने से साफ मना कर दिया। लेकिन दलाई लामा को आश्रय देने की वजह से चाइना काफ़ी नाराज़ हो गया। चाइना ने भारत में जो 1962 में अटैक किया था, उस अटैक के सबसे बड़े कारणों में तिब्बत और दलाई लामा का कारण भी मौजूद था। दूसरी तरफ दलाई लामा का भारत में रहना भारत के अतिथि देवो भव की कहानी बयान करता है।
इस दुनिया में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है जहां दूसरे देश से भाग के आए शरणार्थियों को गेस्ट्स की तरह ट्रीट किया गया हो। तिब्बत की जनता भारत के प्रति धन्यवाद का भाव रखती है। भारत ने न सिर्फ दलाई लामा को शरण दी, बल्कि उन्हें इतनी इज्जत दी जैसे कि वे किसी आज़ाद प्रांत के एक बहुत बड़े धर्मगुरु हों। भारत की तिब्बत को लेकर पॉलिसी की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। इनफैक्ट भारत ने कभी चाइना के साथ भी गलत नहीं किया। चाहे भारत ने तिब्बत के शरणार्थियों को भारत में जगह दी हो, लेकिन भारत ने कभी उन्हें चाइना के खिलाफ भारत की ज़मीन को इस्तेमाल करने नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि भारत ने पड़ोसी धर्म भी निभाया है और रक्षक धर्म भी निभाया है। आज की दुनिया में ऐसा एग्जाम्पल शायद ही कोई दूसरा देखने को मिले। जहाँ तक दलाई लामा का सवाल है, वो आज लगभग 90 वर्ष के हो चुके हैं और आज भी वापस तिब्बत जाने का सपना देखते हैं, लेकिन शायद जानते हैं कि जिस तिब्बत को वो 65 साल पहले छोड़ आए, शायद इस जन्म में उस तिब्बत के दर्शन दोबारा नहीं हो पाएंगे। अगले वीडियो में हम भारत और चाइना के बॉर्डर इश्यूज और भारत चाइना वॉर पर डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।